गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने क्लास 5th में एसएस का सामाजिक अध्ययन पर्यावरण का हमने पहला भाग शुरू किया था, मानव संसाधन एवं कृषि। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने कल पढ़ा था संसाधन किसे कहते हैं और संसाधनों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो इतना मैंने आपको पढ़ा दिया था, उसके जो क्वेश्चन है वो भी मैंने बता दिया था। संसाधन किसे कहते हैं वो वीडियो में बता रखा था, और संसाधनों के प्रकार कितने होते हैं वो भी मैंने वीडियो में बता रखा था और आपको लिखवा भी रखा था। ठीक है, अब आगे हम लेसन की रीडिंग करते हैं। देखिए, मैं यहाँ लेसन की रीडिंग कर रहा हूँ, आपके तक आवाज़ पहुँचेगी। आपके पास बुक्स हैं तो बुक्स से आप पढ़ते जाइए। पहला अब पंचवर्षीय योजना। देखिए क्या आया, पंचवर्षीय योजना। अब सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, आज पहले ही आ गया पंचवर्षीय। अब ये पंचवर्षीय क्या होता है, ये पहले मैं यही बता देता हूँ आपको। पंचवर्षीय योजना देखिए, ठीक है, ये आया हुआ है आपका पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरकार ने आपके क्या किया, अधिक अच्छा बनाने का प्रयास किया, जीवन को अधिक अच्छा बनाने के लिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना के तहत सरकार ने लोगों के जीवन को अधिक अच्छा बनाने का प्रयास किया। तो पंचवर्षीय योजना ऐसी क्या चीज़ थी भाई जिससे सरकार ने लोगों का जीवन अच्छा हो सकता था। सरकार ने ऐसा सोचा कि इससे इस प्रकार को लागू करने से लोगों का जीवन अच्छा हो सकता है। तो इसमें देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, 1947 में। उससे पहले हमारे यहाँ क्या था, अंग्रेजों का राज था। बिल्कुल पता ना आपको ये सारी चीज़ें। अंग्रेजों ने हमारे लोगों की, यहाँ हमारे देश की भलाई के लिए कुछ नहीं सोचा। लेकिन जैसे ही हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया, जहाँ हम अपना शासन खुद चलाने लगे, हम अपने लोगों के लिए सोचने लगे। और उस वक्त हम आज की तरह फैक्ट्री वगैरह नहीं थी। ज़्यादातर लोग क्या था, हालांकि आज भी हम खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं, लेकिन उस वक्त जो रोजगार था वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, खेती बाड़ी का ही था। अब अंग्रेजों ने तो इस तरफ ध्यान दिया नहीं, तो सरकार ने क्या किया कि लोगों को सोचा कि किसी को जो खेती बाड़ी है उसके विकास के लिए कुछ किया जाए, जिससे अगर उस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए तो उसमें क्या होगा, जो उस वहाँ पे लोग काम धंधा कर रहे हैं, जो वहाँ उस व्यवसाय को अपना रहे हैं, तो उसमें उनको ज़्यादा आमदनी होगी, और ज़्यादा आमदनी होगी तो उनको क्या होगा, लोगों का जीवन बेहतर होगा। लोगों का जीवन बेहतर होगा तो देश जो है विकास करेगा, उन्नति करेगा। तो इसके तहत जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, कौन, जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एक प्लानिंग कमीशन बनाया, योजना आयोग बनाया। क्या बनाया, योजना आयोग। तो उस योजना आयोग को ही पंचवर्षीय योजना लागू की गई उसी में, और ये लागू की गई 1951 से लेके आपको 1956 तक। 1956 तक जो पहली पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है पांच, पंच मतलब पांच, योजना मतलब इसके तहत ये योजना बनाई गई कि कृषि को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए। तो कहने का मतलब पंचवर्षीय योजना। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके बाद लगातार इसमें योजनाएं बनती जा रही है, कभी किसी क्षेत्र के लिए, कभी उद्योगों के लिए, कभी शिक्षा के लिए, कभी किसी अन्य के लिए, और बीच बीच में एक दो बार बीच में ये ड्रॉप भी हुई। तो अब तक 1951 से लेके अब तक काफ़ी योजनाएं बन चुकी है, लेकिन हम 5th क्लास को पढ़ा रहे हैं तो हम इसको ज़्यादा डीप न जाके सिर्फ ऊपर ऊपर तक शुरू करेंगे। ये 1 अप्रैल से 31 मार्च से लेके 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई, जिसके अध्यक्ष थे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। तो हम यहाँ लिख देते हैं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना फर्स्ट पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक थे, और अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इसमें किस विषय पर ध्यान था, किस विषय पर, कृषि खेती बाड़ी पर था। समझ में आ गया। तो अब हमें समझ में आ गया कि पंचवर्षीय योजना क्या होता है, योजना बनाना किसी क्षेत्र के विकास के लिए। तो वो उस पंचवर्षीय योजना 1951
से लेके 1956 तक जो कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा जो नीति या योजना बनाई गई वो थी आपकी पंचवर्षीय योजनाएं। समझ में आ गया ना। अब आगे पढ़ते हैं। पंच देश का सर्वांगीण विकास करना था, खेती की वैज्ञानिक विधियां, नए औजार और उपकरणों का प्रयोग करना। मतलब सरकार के द्वारा लोगों को ये प्रयास करवाया गया या उनको समझाया गया कि नए नए ढंग से खेती कैसे की जा सके, नए नए उपकरण खेती में किस प्रकार से उपयोग करे जा सके जिससे उनका समय बचे, पैसा बचे और वो अधिक उत्पादन ले सकें। तो इसी के तहत ये सारी योजनाएं बनाई गई थी। इस योजना के अंदर 1951 से लेकर 1956 तक, ठीक है। और प्रयोग हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषि में अत्यधिक सफलता मिली। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति संबंध होता है दूध से और हरित क्रांति का संबंध होता है खेती बाड़ी से, ठीक है। तो हरित क्रांति के फलस्वरूप तो मतलब जब ज्यादा उत्पादन होने लगे इस प्रकार से, तो उससे क्या हो गया, फलस्वरूप कृषि में अधिक सफलता मिली, मतलब और ज्यादा उत्पादन होने लगे जिससे लोगों का जीवन अच्छा हो गया, ठीक है। अनेक गाँव में विद्यालय खोले गए। विद्यालय, अब कृषि पैसा आने लगा, विकास, गांव समृद्ध होने लगे, किसान समृद्ध होने लगे, तो अब उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए सरकार के द्वारा अनेक गांव में विद्यालय खोले गए। नागरिकों को स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अस्पताल बनाए गए। फिर क्या बनाए गए, विद्यालय के बाद किसका नंबर आता है, अस्पतालों का, जिससे लोगों का स्वास्थ्य ठीक रह सके। अनेक अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र खोले। गांव में बहुत कम स्वास्थ्य केंद्र और चिकित्सालय हैं। अच्छे स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा से व्यक्ति देश की उन्नति में सहायता कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। स्वस्थ व्यक्ति ही आपको अच्छा नागरिक हो सकता है, क्योंकि उसी के द्वारा पहला हम हमें से लगा ले कि अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो हम पढ़ेंगे कैसे, आपको मैं पढ़ाऊंगा कैसे। तो सबसे पहले क्या आता है, हमारा स्वास्थ्य। तो इसलिए तो सबसे स्वास्थ्य जरूरी निर्भर। अब हम पढ़ते हैं कृषि। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल सही बात है कि थोड़ी देर पहले कहा था कि जब अंग्रेज गए थे उस वक्त भी ज्यादातर हमारे देश में कृषि पे ही ज्यादा कार्य था। और आज भी जितनी भी हमारे उद्योग धंधे, हमारे देश की आबादी का तकरीबन आधी से ज्यादा लोग आज भी खेती बाड़ी पे ही निर्भर करते हैं। खेतों को जोतना और पौधे उगाना कृषि के अंतर्गत आता है। कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है, खेतों को जोतना, फसल बोना, उनको बुआई करना, कटाई करना, पौधे लगाना, मतलब कृषि के अंतर्गत आता है। हमारे देश में अनेक फसलें उगाई जाती है। अब मैं आपसे पूछ लूं, फसलें बताओ भाई, कौन कौन से फसलों के उदाहरण बताओ। तो ऐसे मत सोचना कि क्या फसलें नहीं बता। सरसों, गेहूं, बाजरा, गुवार, चना, कपास, ये सारी क्या है, फसल ही तो है, ठीक है। तो यही आपको बताई गई। देखिए हमारे देश में अनेक फसलें उगाई जाती हैं, गेहूं, चावल, बाजरा, जूट, कपास। फसलें आपसे पूछ ले, फसलों के उदाहरण बताओ, फसलों के नाम या उदाहरण दे सकते हो या नहीं दे सकते, दे सकते हो ना। 2 मिनट पहले ही तो बताए थे आपको, कपास, बाजरा, गेहूं, ये सारी क्या है, फसल ही तो है, ठीक है। हरित क्रांति ने देश में को अनाज और कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भर बना दिया। आत्मनिर्भर होता है कि हम किसी अन्य से न मांगना पड़े, हम अनाज का उत्पादन खुद अपने ही देश में कर सकते हैं। अन्य देशों की तरह नहीं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया को उन्हें अनाज मंगाना पड़ता है दूसरे देश से, हमसे बहुत छोटा है लेकिन फिर भी उसे अनाज मंगाना पड़ता है। लेकिन हमारा देश में 135 करोड़ आबादी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपना अनाज अपने आप उगाते हैं, किसी अन्य देश पे निर्भर नहीं है। तो इसी को बोलते हैं आत्मनिर्भर। ऋतुओं के आधार पर हमारे देश में 2 फसलें होती है। अब आ गया ऋतु। ऋतु ये कोई नाम नहीं है किसी महिला का या लड़की का या किसी का, ये है हमारे ऋतु। एक नाम है किस चीज का, हमारे देश में कितनी ऋतु हैं, मौसमों के नाम कह सकते हैं ना, सर्दी, गर्मी, बसंत, बरसात, ये सारी जो है ये क्या है, ऋतु है। पतझड़, पतझड़ जिसमें पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। बसंत ऋतु जिसमें आपके चारों तरफ फूल वगैरह, पेड़ों पे फूल फल दिखाई देते हैं, ये सारे के। बरसात का मौसम, ये सारे क्या है, आपके ऋतु हैं। तो हमारे देश में मौसम के आधार पे या ऋतु के आधार पे 2 प्रकार की आपके वो होती हैं। 2 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं वो देखिएगा। देखिए ऋतु,
ऋतुओं के आधार पर दो प्रकार की फसल कौन कौन सी होती हैं? इसमें दो प्रकार की, पहली होती है रबी फसल, कौन सी? हम खरीफ, और दूसरी होती है रबी, खरीफ और रबी। तो ऋतु के आधार पे या मौसम के आधार पे हमारे देश में दो प्रकार की फसलें होती है, एक तो खरीफ की फसल होती है, एक रबी की फसल होती है। खरीफ की फसल कौन सी होती है? आप ये देख लिए, ये जो रबी की फसल होती है ये शीत ऋतु में होती है। कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु, मतलब सर्दी। और ये होती है गर्मी में। अब शीत ऋतु, देखिए खरीफ की फसल होती है गर्मी में और रबी की फसल होती है सर्दी में। अब समझ में आ गया? खरीफ कौन से मौसम में होती है? गर्मी में, और रबी सर्दी में। इसमें गर्मी में कौन कौन सी फसल होती है आप बताइए? बाजरा होता ना गर्मी में, और चावल, जूट, ये सारे किस में होते हैं? गर्मी में। और सर्दी में कौन सी होती है? चना, सरसों, ये सारी किस में होती हैं आपकी? हैं बताओ, चना, सरसों, और कौन सी होती है? गेहूं भी तो होता है, गेहूं, और यहाँ कपास भी गर्मी में होती है। तो अब जो मेन आपको समझने वाली बात थी वो क्या? एक तो सिर्फ इस अब तक जो हमने पढ़ा कि पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं, कि सरकार के द्वारा एक योजना बनाई जाती है किसी क्षेत्र को ये बढ़ावा देने के लिए। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली, जिसके अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू जी। एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरी, ऋतु के आधार पर फसल कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है? खरीफ फसल और रबी फसल। रबी फसल कब होती है? गर्मी में। उसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं? बाजरा, चावल, जूट और कपास। और रबी में रबी जो है वो शीत ऋतु में बोई जाती है। उसके कौन से उदाहरण होते हैं? चना, सरसों और गेहूं। हमने यही पढ़ी है। देखो, ऋतु के आधार पर हमारे देश में दो मुख्य फसलें होती है, खरीफ और रबी। खरीफ की फसलें जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं, या आप इसको गर्मी में कह सकते हैं, जैसे चावल, बाजरा, जूट और कपास की मुख्य फसलें। रबी की फसलें शीत ऋतु में होती है, गेहूं, चना, जौ, सरसों, अलसी, रबी की फसलें होती है, ठीक है। आगे इसके बारे में आपको बताया गया है। चावल भारत की मुख्य फसल है, ठीक है। गेहूं, हमारे देश को भारत का गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे कि पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे और ऋतु के आधार पे फसल कितने प्रकार की होती हैं। तो ये दो क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक में वीडियो के द्वारा लिख लेंगे। थैंक यू।